हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एमपी बोर्ड का जो पेपर अभी हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, जस्ट उसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। अगर ये गलत ऑप्शन है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सही ऑप्शन क्यों है, उसका पूरा रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो से उन बच्चों को तो जरूर से हेल्प मिलेगी जिनका पेपर अभी हुआ है, उनको पता चल जाएगा कि भाई सही आंसर्स क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा उन बच्चों को भी मदद मिलने वाली है जो अगले साल पेपर देने वाले हैं, उनके सामने बिल्कुल डिटेल्ड सोल्यूशन रहने वाला है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप जितने ध्यान से देखेंगे आपको उतनी चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको सारे चैप्टर्स भी इन डिटेल पढ़ाता चले जा रहा हूं, तो उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखिए और समझिए कि भाई किस तरीके से हमारे लिए कंटेंट यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपसे बात कर लूं कि जैसे सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, 3 सेट आते हैं आपके इसमें, तो कोई सा भी सेट हो बेटा, क्वेश्चन जस्ट शफल्ड होते हैं, आपके ऊपर नीचे होते हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग। अब ये जो मैंने पेपर लिया है एमपी बोर्ड वाला, ये हिंदी मीडियम का भी है और इंग्लिश मीडियम का भी है, ताकि अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये चीजें हेल्पफुल रहें। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा हुआ बेटा आपका, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आपको क्या बोला है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब रीजन क्या है बेटा इसको फॉल्स प्रूफ करने का, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम मैंने दिया बेटा ए, बी और सी। ठीक है, अब मैंने बोला एक ये दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, लेट इट बी पी क्यू आर। इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूं, पी क्यू और आर। अब मैंने बोला कि ट्रायंगल एबीसी जो है आपका, वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है। बट आप एक चीज देखोगे बेटा, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते तो वो कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। इस वजह से इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, फॉल्स रहेगा। अब जैसे आपको बोला 1 2 1 3 इज नॉट इन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है, तो एपी को चेक करने के लिए, ठीक है, टू चेक एपी, टू चेक एपी, अगर आपको एपी चेक करना है बेटा, तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। सॉरी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। अब जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, जनरली फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। अब जैसे बेटा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, तो अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 1। क्या आंसर आया, 1। अब डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, A3 - A2 भी लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म क्या है आपकी 1 और सेकेंड टर्म क्या है 2, 1 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -1। ये -1 आया बेटा और ये 1 आया, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो वो आपकी एपी नहीं रहने वाली, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका बेटा, फॉल्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में सभी को। तो ये आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ये चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ठीक है, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे बेटा, एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी एक्स एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस गलती से बोल दिया। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। और जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इज वाई कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, अगर वाई से अगर आपकी डिस्टेंस मेजर हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो वाई से डिस्टेंस मेजर हो रही है, मतलब यहाँ पर, या चाहे आप इस तरफ भी जा सकते हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या याद रखेंगे बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है बेटे आपकी, वो क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट।
ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, बेटा ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लिया फॉर्मूला बेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहता है पता होना चाहिए आपको, ये थर्ड का सोल्यूशन था आपका। अब ये अपन फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज द नंबर, ई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई कोई सा एक इवेंट हो रहा है बेटा, किसी भी तरीके का इवेंट हो सकता है, डाइस रोल हो रही हो या फिर आपका कॉइन टॉस हो रहा हो या फिर कार्ड शफल कर रहे हो, इज ए नंबर p सच दैट p लाइज बिटवीन 0 and 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2। सीधे सीधे आपका बुक का क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा जो होता है, ठीक है, या तो होगी या तो नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो उसका आंसर 0 हो जाता है बेटा, और अगर 100% अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या है बेटा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 या 1 के बीच में लाया करता है बेटा। एक चीज और याद रख सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, जो आप नोट भी करिएगा बेटा, है ना, ये तो क्वेश्चन इस बार पूछ लिया, जरूरी थोड़ी ना हर बार आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, डेफिनेटली वो 0 और 1 के बीच में होती है। इसके अलावा बेटा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0% भी लिख सकते हैं या फिर 100% भी लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी को बताने का तरीका आपका क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये नंबर्स में बता सकते हैं, फिर इसके अलावा हमने देखा परसेंटेज में बता सकते हैं, इसके अलावा आप इसे फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसे डेसिमल में भी बता सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, कि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से भी एक्सप्रेस करी जाती है। अब इसके बाद द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने देखा है बहुत से लोगों ने इस चीज को गलत तरीके से भी बताया है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ विद द एक्सप्लेनेशन, जो आपको ध्यान भी रखना है बेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिक्स्थ वाला जो आपका है उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, इसको मैं ओ पॉइंट नेम देता हूँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, तो माइनर सेगमेंट आपका क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एक जस्ट अगर कॉर्ड ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, लेट से ये मेरी एक कॉर्ड हो गई ए बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट जो है वो कैसा है बेटा, कम होता है। किससे कम होता है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। करस्पॉन्डिंग सेक्टर का मतलब क्या है बेटा, जैसे यहां पर ये क्या है आपका, माइनर सेगमेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका, माइनर सेगमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन सा बनेगा बेटा, यही वाला तो बनेगा, है ना, ओ ए बी। ये जो है मैं इसको अलग तरीके कलर से शेड कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने बोला करस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो शायद बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो गए कि भाई करस्पॉन्डिंग सेक्टर उन्होंने कुछ उल्टा समझ लिया, तो ये वाला पोर्शन है जो मैंने ग्रीन कलर से करा है। अब आप मुझे बताओ बेटा, पर्पल कलर वाला ज्यादा है या फिर ग्रीन कलर वाला ज्यादा है, आप डेफिनेटली देख के ही बता दोगे, कोई भी बता देगा कि सर जो पर्पल कलर वाला है वो कम है, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, कि माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो कम है करस्पॉन्डिंग सेक्टर से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉल्स नहीं आएगा। हाँ, अगर वो बोल देते द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं होता, सिर्फ अगर सेक्टर बोल देते तो बेटा यहाँ पर फिर फॉल्स आंसर करना पड़ता। क्यों, क्योंकि सेक्टर में तो फिर बेटा ये वाला भी हो सकता था ना, आ रही बात समझ में, तो वहां पर सेक्टर का एरिया क्या हो जाता आपका, ज्यादा हो जाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, करस्पॉन्डिंग सेक्टर लिखा हुआ तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, और ऑल दो अगर देखना चाहें तो बेटा सेक्टर यू भी वो एरिया ज्यादा ही हो जाएगा, है ना, वो माइनर मेजर वाला अगर आपका हो तो वो भी क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिख रहा है यहाँ पर हमें मैच द कॉलम दिख रहा है, ठीक है, इसके आंसर्स का डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है, क्या आइडेंटिटी लिखी हुई है, सबसे पहले देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना, यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बेटा आपकी आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए होता है। ये टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो वन बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वन लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा नाइन इंटू वन, नाइन इंटू वन मतलब मेरा आंसर क्या होगा बेटा नाइन। मतलब ये वाले का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, मतलब क्या करेक्ट आंसर रहेगा नाइन, जो कि आपका एफ ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आंसर भी लिख दिया, साथ में मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ कि एफ ऑप्शन है आपका। अब इसके बाद ये तो बेटा डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है कि cos जीरो क्या होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे cos जीरो कितना होता है बेटा आपका वन होता है। ठीक है, cos जीरो कितना होता है वन, और sin जीरो कितना होता है जीरो। तो वन आंसर आपका कहाँ पर है बेटा ई ऑप्शन में। ठीक है, ई ऑप्शन में। और साइन जीरो कहाँ है बेटा आपका ए ऑप्शन में, जीरो आंसर देके रखा हुआ है। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करनी बेटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, ठीक है, मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन की। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, जो भी आपका सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको अगर किसी सिर्फ सेक्टर की बात करनी बेटा, तो वहां पर थीटा बाय 360 हमको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है तो जब ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आंसर जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूँ बी ऑप्शन है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा। स्फीयर का जो एरिया होता है, ठीक है, स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा फोर पाई आर स्क्वायर। उसका अगर हम हाफ कर देते हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा कर्ड सरफेस, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर। अभी टू पाई आर स्क्वायर कौन सा एरिया होता है, जैसे अगर मैं आपके सामने ये हेमिस्फीयर बनाता हूँ, ठीक है, मेरा हेमिस्फीयर है, तो कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो बेटा ये वाला पोर्शन आएगा। अब नेक्स्ट में उन्होंने क्या पूछ लिया बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया में जो आपका एरिया काउंट होगा वो ये कर्ड सरफेस तो होगा ही होगा, मतलब टू पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ में ये जो बेस होता है ना बेटा, ये वाला एरिया भी क्या हो जाता है काउंट हो जाता है। टू टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वो क्या हो जाएगा थ्री पाई आर स्क्वायर। थ्री पाई आर स्क्वायर हमारा दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन है, दैट इज क्या है वो आपका थ्री पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कहीं पर कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ लगे कि नहीं सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसके क्या आंसर्स आपके रहने वाले हैं वो अपन वन बाय वन करके समझते हैं। जैसे सबसे पहला बोला हुआ है बेटा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो होता है आपका बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो क्या बोला है आपसे, राइट एनी वन कंडीशन ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशंस लिखनी है। तो यहाँ पर आपका कंडीशंस कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, मैं दोनों ही सिमिलैरिटीज लिख दे रहा हूं बेटा, दोनों में से आपने कोई सी भी एक लिखी होगी तो वो सही होगा। तो सबसे पहला, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, all the corresponding angles of a triangle are equal। ठीक है, जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं बेटा, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सेकंड जो कंडीशन होती है आपकी वो क्या होता है आपका, द साइड्स द साइड्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। द करस्पॉन्डिंग, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं
तो वहां पर हम क्या बोलते हैं सबसे पहले तो कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और सेकंड जो आपका यहाँ पर पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, द करस्पॉन्डिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, आपकी प्रपोर्शन में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड x1 कॉमा y1। तो यहाँ पर बेटा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वहां पर अपन क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। जैसे अगर मान लो ये वाले पॉइंट को अगर मैंने ए मान लिया और इस पॉइंट को अगर मैंने बी मान लिया, तो ए बी डिस्टेंस अगर मुझे देनी है तो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो यही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो उसे अपन x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या सपोज कर लेते हैं, x2 माइनस x1 है ना। तो आपको जैसा सपोज करना आप वैसा सपोज कर लो। आपने जैसे मान लो इनको x1 y1 मान लिया और इन्हें क्या सपोज कर लिया x2 y2, तो x2 की जगह पर x1 लिख देंगे माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अगर आगे पीछे भी लिख देते हो बेटा तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कैसा रहने वाला है आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस जीरो, तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, x1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर उसके बाद बोला है इफ द शैडो एंड द हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल। ठीक है, शैडो और एक पोल है उसकी शैडो हो रही है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है अगर वो इक्वल होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं आपका पोल है, ठीक है, जो ग्राउंड पे इस तरीके से खड़ा है और वो इसकी शैडो बन रही है। ठीक है, तो हमें बोल दिया कि बेटा अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, और मान लो आपका सन यहाँ पर कहीं लोकेट कर रहा है, यहाँ पर कहीं आपका सन है, ठीक है, तो वहां से इस पोल की शैडो बन रही है, तो पोल की शैडो जो है उसकी लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ पर अपने को पता है बेटा ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय एक्स, तो कट के क्या आ जाएगा बेटा, वन आ जाएगा, है ना। तो टेन थीटा वन कब देता है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा 145 पे देता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 45 डिग्री। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए बेटा, है ना, हौच पौच भी ना लगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ सेक्टर बतानी है अपने को। तो लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं सिंपली अगर आपसे लेंथ ऑफ सर्कल पूछूं तो बेटा वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन सेक्टर की बात करें तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360। ठीक है, ये होता है। फिर आपको नेक्स्ट जो है, ये फिफ्थ क्वेश्चन था बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लास्ट आपका आपसे क्या बोला बेटा, क्लास मार्क या मिडिल पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा आपका जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है आपका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट कितनी है, 40 प्लस 20 अपॉन में 2। 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा, 60 अपॉन में 2, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 30। तो ये सारे करेक्ट आंसर से बेटा आपके जो आंसर इन वन वर्ड थे आपके, ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका अब जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा दिए। जैसे अगर जिनको देखना हो बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ओके, मल्टीपल चॉइस वाले आई थिंक इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस नहीं है। कोई बात नहीं, फाइन। तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर्स आपके क्या रहने वाले। ओके, जैसे आपसे फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है, इसमें क्या बोला है आपका, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 6 और 20 जो है यहाँ पर, उसका क्या फाइंड करना है बेटा, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब उसे कैसे करेंगे, तो ये चीज अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके,
HCF ऑफ 6 एंड 20। तो यहाँ पर पहले 6 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो 6 को प्राइम फैक्टराइज करने से 2 के टेबल से 3, 3 और 1। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं 20 को लिखूं तो 20 का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम 20 को भी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 के टेबल से 2 10 जार 20, 2 के टेबल से 2 5 जार 10, फिर 5 और क्या आ जाएगा 1। तो 20 को क्या लिख पाओगे, 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमको पता है बेटा, अगर आपको HCF निकालना है, ठीक है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है किसका, 6 और 20 का। ठीक है, HCF अगर हमें कैलकुलेट करना है किसका, 6 और 20 का, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, 6 और 20 का अगर हमें HCF निकालना है, मैंने आपको बता रखा है और इसके रिगार्डिंग मैं चैप्टर कंप्लीट भी कर चुका हूं। जो भी आपकी लोवेस्ट पावर होती है बेटा, वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 2, मतलब आपका ए ऑप्शन क्या रह जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, जैसे बोला इफ a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है, हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का एक अद्वितीय हल होगा, दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, अनंत अनेक होंगे। ठीक है, अब जब बेटा ये कंडीशन होती है जब तीनों ही आपके रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है, जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो उस केस में आपके जो होते हैं बेटा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं लिख देता हूं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं अगर तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। फिर आपको बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक, मूल का मतलब बेटा जीरोस की बात हो रही है, रूट्स की बात हो रही है, वास्तविक मतलब रियल एंड इक्वल। ठीक है, हमसे क्या बोला है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है बेटा, जब डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डी मतलब क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाए, 0। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एपी देके रखी हुई है, इसका 10th टर्म आपको बताना है। ठीक है, A10 आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने जो एपी बेटा वो क्या है, 2 4 6 सो एन, आपको क्या बताना है बेटा, A10 बताना है। तो आप यहाँ से देखो कि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 - 2, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। तो A10 बराबर क्या होगा आपका, सिंपली A प्लस 9D होता है ना। फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा जब अपन ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो A कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2, तो 2 प्लस 9 2 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20। 20 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके अंदर आपको क्या लगाना है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये एक पॉइंट देके रखा हुआ है, ये एक पॉइंट देके रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहने वाली। जैसे मान लो ये पॉइंट को अगर मैंने ए कंसिडर करा और इसे बी कंसिडर करा, ओके, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब इसमें x1 x2 y1 y2 किसे मानना है, तो लेट इट बी, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसे क्या सपोज कर लिया x2 y2। आगे पीछे भी कर दोगे, फिर बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा आपका 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर, 1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, और इधर भी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। ओके, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, √8 हो जाएगा। √8 का मतलब क्या है बेटा, 2 × 2 × 2, तो मतलब दो 2 है, एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 2 √2। 2 √2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 √2 नहीं है, √8 ही देके रखा हुआ है, तो यही ऑप्शन लगा देंगे। मे भी पॉसिबल बेटा वहाँ 2 √2 ऑप्शन होता। ठीक है, हमें लास्ट स्टेप तक कर लेके चेक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स होती है हमको ये बताना है। ठीक है, एक सर्कल की, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स बन सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताना, अभी जो क्वेश्चन पूछा वो यही पूछा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन सर्कल। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन सर्कल कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन सर्कल कितनी होती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। लेकिन आपका
नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, किसी एक पॉइंट की बात हो रही है तो बेटा आंसर सिर्फ क्या आएगा, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनती है। ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है, लेकिन अगर पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी वहां पर आपकी बन जाएगी। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, अब क्या बोला गया है आपसे, जैसे रूट टू इज अ, ठीक है, रूट टू आपका क्या होता है। ठीक है, तो रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ना बेटा, रूट टू क्या होता है आपका, एक इरेशनल नंबर होता है, ताकि स्पेस मेरे लिए प्रॉपर हो जाए। रूट टू क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर होता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक एपी देके रखी हुई है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, जो भी दो कंजिक्यूटिव टर्म है उसका डिफरेंस आप ले लो, जैसे A2 क्या है बेटा आपका 1/2 -3/2। आप देख रहे हो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, टू ही हो जाएगा। 1 - 3 कितना आंसर आ जाएगा, -2 अपॉन में 2, -2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, मतलब डी कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 1 रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर देखें कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, ठीक है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके सिमिलर होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपके सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोला है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। ओके, जैसे मान लो आपका एक सर्कल है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, एक लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है बेटा, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सीकेंट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, रिलेशनशिप आपने पढ़ी भी होगी, कि कोई से दो इवेंट है तो किसी इवेंट के होने की संभावना पीई होती है और किसी इवेंट की नहीं होने की संभावना क्या होती है, पी ई और उसके ऊपर बार। तो इसका जो सम होता है बेटा वो कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी इवेंट का होना प्लस नहीं होना बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे बेटा जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ओके, तो आप आगे के भी वीडियोस जरूर से देखिएगा। ओके, मैं क्वेश्चन पेपर के जो मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कोशिश करूंगा वो सारे एक साथ डिस्कस हो जाए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सारे एक साथ डिस्कस हो जाए और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सारे एक साथ हम डिस्कस कर ले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, तो डेफिनेटली बेटा आपका प्यार जरूर से भेजिएगा इन द फॉर्म ऑफ अ लाइक। ठीक है, और ये वीडियोस और चैनल जरूर से आपको दूसरों से शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय।